नमस्कार, स्वागत है आपका पावर सेंटर में खास चटपटी और रोचक खबरों के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। यूपी में बीजेपी ने मंत्रियों के साथ आशीर्वाद यात्रा शुरू की है, लेकिन इस आशीर्वाद यात्रा के रुझान आने अभी से शुरू हो गए हैं। सबसे पहला रुझान मुजफ्फरनगर की सिसौली में आया है, जहां पर विधायक की गाड़ी पर काला तेल फेंक दिया गया। विधायक उमेश मलिक सिसौली गांव में एक कार्यक्रम में गए थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, लेकिन वहां पर नाराज किसानों ने उनकी गाड़ी पर काला तेल फेंक दिया, उनकी गाड़ी तोड़ डाली, मुक्के मारे, डंडे मारे और पुलिस तमाशबीन बनी रही। ये किसानों का गुस्सा था बीजेपी नेता के खिलाफ। उसके बाद दूसरा मामला आया हरदोई में। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने ही केंद्रीय मंत्री के सामने कई सारे सवालों की झड़ी खड़ी कर दी, कई मुकदमों की चर्चा की और मंत्री और कार्यकर्ता के बीच काफ़ी गर्मा गर्म बहस होने लगी। तो ये आशीर्वाद यात्रा का शुरुआती चरण था। इसका पहला इफेक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आया, तो दूसरा सेंट्रल यूपी से। विधायक उमेश मलिक तो काफ़ी ज़्यादा आहत हुए। उनके समर्थन में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी आए और यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी। इन लोगों ने मोर्चा संभाला, लेकिन किसान झुकने को तैयार नहीं हुए। नरेश और राकेश टिकैत ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अगर जोर जबरदस्ती की गई उनके इलाके में, तो इसका जवाब वो डट कर देंगे। यानी कि आशीर्वाद यात्रा ने इस बात का संकेत दे दिया कि यूपी में खेला होबो की तैयारी पूरे जोर शोर पर है और इसका परिणाम विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। सियासत में ये जो यात्राएं होती हैं, ये जनता की नब्ज को टटोलने के लिए भी होती हैं, बुखार के तापमान को नापने के लिए भी होती हैं। 4 महीने बाद चुनाव है। बीजेपी इसी तरह से अपने नेताओं को भेज कर कुछ विपक्षियों का, विरोधियों का गुस्सा ठंडा करना भी चाहती है, लेकिन जितनी उग्रता और विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उससे उनके नेताओं की हिम्मत जवाब दे रही है। मंत्री, विधायक, सांसद ये क्षेत्र में जाने से कतरा रहे हैं। पार्टी संगठन का निर्देश है, सरकार का निर्देश है, इसलिए बच बचा के और गांव में कम जाके शहर से काम निपटा के लौट आओ। तो ये आशीर्वाद जनता कितना दे रही है, ये जो लेने गया था आशीर्वाद उसको खुद पता है। लेकिन समस्या ये है कि भाई अगर पार्टी का आदेश न मानो तो उधर से मारे जाओ और गांव में जाओ तो उधर से। तो नेता जो है बीच में फंसे हुए हैं। कहा जाता है कि अगर भारत को जानना है तो उसके गांव की ओर देखिए। भारत गांव का देश है। शहर बहुत तरक्की कर चुके, आधुनिकता की दौड़ में बड़े बड़े महानगर बहुत आगे चले गए, उसका बहुत प्रभाव गांव पर भी आया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव आज भी हैं जो एक एक संसाधन को तरसते हैं, जो विकास की किरणों से कोसों दूर नजर आते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही गांव की ओर ले चलेंगे जिसे कुंवारों का गांव कहा जाता है। यह गांव झांसी जिले में है और मऊ रानीपुर जो ब्लॉक है उसके अंतर्गत बुढ़ाई गांव आता है। इस गांव के हालात इतने क्यों बुरे हो गए कि इसे कुंवारों का गांव कहा जाने लगा। परिवार चलाने के लिए, बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए, जीवन में कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जिनके लिए गांव में भी स्कूल होना, बिजली होना, सड़क होना, ये सब व्यवस्थाओं की ज़रूरत सबको रहती है। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी गांव में लोग शादी न करें, अपनी बेटी न भेजना चाहें, वो गांव कुंवारों के गांव में तब्दील हो जाए। बुढ़ाई गांव जो मऊ रानीपुर ब्लॉक में आता है, उसकी हालत आजकल ऐसी ही है।
1850 के करीब इस गांव की आबादी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इस दुर्दशा के पीछे जिम्मेदार कौन है? तो इसके पीछे जिम्मेदार है पानी और सरकार। सिंचाई विभाग ने इस गांव में बहुत पहले एक डैम का निर्माण करवाया था। 15 साल हो गए लखेरी बांध को बने हुए, वो आधा अधूरा रहा। लखेरी बांध जब सिंचाई विभाग ने इसका निर्माण शुरू कराया तो वहाँ के किसानों की बहुत सारी ज़मीन अधिकृत कर ली और वो जो ज़मीनें बची वो डूब क्षेत्र में आ गई और 15 साल बाद भी बहुत सारे किसानों को आज तक उन ज़मीनों का मुआवजा नहीं दिया गया। 2003 से लोग मुआवजे के लिए आंदोलन करते हैं, उसके इंतज़ार में हैं और इसी बीच ये गांव चारों ओर से पानी से घिरता गया, टापू बन जाता है ये बरसात में। अब हालात इतने ख़राब हैं कि लोगों के पास घरों में राशन तक नहीं है खाने पीने के लिए। तो जिस गांव में लोगों के पास खाने पीने को नहीं होगा, आवागमन के लिए सड़क नहीं होगी, नाव से लोग आए जाएंगे साल में 4 महीना, तो ऐसे गांव में कौन अपनी बेटी ब्याहेगा? गांव में कुंवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। सिंचाई विभाग की लापरवाही ये गांव वाले झेल रहे हैं। चुनाव हर 5 साल पर आते हैं, लेकिन विधायक जी को वोट तो मिला, लेकिन इस समस्या का वो हल नहीं करा पाए। सांसद भी आए, डीएम आए, एसपी आए, मिनिस्टर भी आते हैं, उनकी संज्ञान में भी ये मामले जाते हैं। जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन कुंवारों के जीवन में बहार नहीं आई। विवाह नाम का कोई क्रेज नहीं है। ऐसा उनकी गलती से तो है नहीं, सरकार की गलती से है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वो विकास के काम करने के लिए बनी है या लोगों का जीवन नरक बनाने के लिए। जिस गांव में युवाओं की शादी नहीं होगी वो क्या करेंगे? वो किसी गलत काम में लिप्त हो जाएंगे या वो गांव छोड़कर पलायन कर जाएंगे, और बहुत सारे युवा ऐसा कर चुके हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जिसकी नज़ीर पूरे देश और दुनिया में दी जाती है। उस झांसी के रानी के इलाके में लोग सूखी रोटी खाने को मजबूर हैं। बुजुर्ग हैं, अधिकतर लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। जो जवान हैं, कमा खा सकते हैं, उनको एक गिलास पानी भी लेना है तो अपने हाथ से लेना है। कोई न बच्चे माँ बाप की सेवा करने को तैयार हैं, न बहू आकर उनको खाना बनाकर खिलाने को तैयार है। बूढ़े बुजुर्ग अपने हाथ से खाना बनाते हैं और खाते हैं। 1 टाइम बनाएंगे, 2 टाइम खाएंगे। राशन है ही नहीं है। जब पानी भर जाएगा तो अन्न कहाँ से पैदा होगा? अधिकारी बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, सिंचाई विभाग के भी बड़े बड़े बंगले हैं, लाखों रुपया सरकार उनको तनख्वाह देती है, और गरीबों की, किसानों की ज़मीन हड़प कर उनको मुआवजा न देकर उनके साथ जो ये अन्याय हो रहा है, उनकी आने वाली पीढ़ियां जो भुगत रही हैं, जो नौजवान भुगत रहे हैं, इसके लिए सरकारी तंत्र और हालात जिम्मेदार हैं। अधिकारी जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है। सरकार को इस गांव की सुध लेनी चाहिए। पावर सेंटर में आज खाकी के एक शानदार काम की फिर चर्चा होगी। यूपी पुलिस का एक अफसर है जो अपनी मानवीय संवेदनाओं के लेकर अक्सर चर्चा में रहता है। आज बात जौनपुर के एसपी अजय साहनी की हो रही है। अजय साहनी वैसे तो जहां भी रहे उन्होंने पुलिसिया कामों के इतर सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी नाम कमाया है, लेकिन आज महाराजगंज के रहने वाले इस आईपीएस अफसर के बारे में एक नई और रोचक जानकारी आपको बताएंगे। अजय साहनी 2009 बैच के आईपीएस अफसर हैं। उनकी कार्यशैली कई बार पुलिस के लिए, प्रदेश के लिए नजीर बनी है। आज मामला मानवीय संवेदना से ओतप्रोत मामले से जुड़ा है, जो एक पुलिस महकमे में जिले में शीर्ष पर बैठे अफसर और एक सबसे नीचे बैठे हुए व्यक्ति की पीड़ा से जुड़ा है। बात 9 अगस्त की है। जौनपुर में डकैतों ने खेता सराय इलाके में एक कैश वैन लूट ली और वैन के जो गार्ड थे राम अवध चौबे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बहुत बड़ी थी,
कैश वैन लूटी गई थी, पुलिस के लिए चुनौती थी। अजय साहनी ने कई सारी टीमों का गठन किया और 14 घंटे के भीतर 2 बदमाशों को ढेर कर दिया। यानी कि उनका इनकाउंटर हुआ, जो कैश वैन के लुटेरे और हत्यारे थे गार्ड के। सरकार ने अजय साहनी और उनकी पुलिस टीम को इस सराहनीय और साहसिक काम के लिए 1 लाख रुपए का इनाम दिया। अब बात यहाँ से मानवीय संवेदना से जुड़ती है। अजय साहनी ने उस इनाम को पुलिस कर्मियों में बांटने के बजाय मृतक गार्ड के परिवार को बुलाकर वो राशि दी और सहयोग राशि दी और भी मदद का आश्वासन दिया। तो अपने आप में ये एक पुलिस अफसर की मानवीय संवेदना को दर्शाता है। 1 लाख रुपया कोई बहुत बड़ी रकम किसी आईपीएस अफसर के लिए नहीं होती, लेकिन जो गरीब आदमी, जो गार्ड है, जो 7-8 हज़ार की नौकरी की खातिर जिसकी जान चली गई, उसके परिवार के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। साहनी पर्दे के पीछे से भी उस परिवार की कुछ मदद करते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो किसी पुलिस अफसर में किसी के लिए इतनी संवेदना होना, आम आदमी के लिए किसी की पीड़ा का इतना एहसास होना, ये दर्शाता है कि उसके अंदर खाकी के साथ साथ एक मानवीय हृदय भी है, उसके दिल में गरीबों के लिए दर्द भी है। अजय साहनी ने जो काम किया है ये जौनपुर में कोई अनोखा नहीं है। इससे पहले भी वो मेरठ के एसएसपी रहते कई सारे कारनामे कर आए हैं। खासतौर से कोरोना काल में उन्होंने पुलिस की ओर से गरीबों के लिए जो रसोई चलाई, खाने की व्यवस्था की, उसको लेकर भी वो काफ़ी चर्चा में रहे। उनके द्वारा और उनकी पत्नी के द्वारा गरीबों के लिए निःशुल्क मास्क बनाना और उनको देना, ये भी काफ़ी चर्चित हुआ। मेरठ पुलिस में साहनी ने कई सारे प्रयोग किए, अपराधियों पर वो काल बनकर टूटे। कहते हैं कि नाम एक काम अनेक। तो अजय साहनी को बहुत शुभकामनाएं हैं। तो ये सरकार के लिए भी अच्छा है कि उसकी छवि जनमानस में अच्छी जाती है, कि उसके अफसर उसके मंशा के अनुरूप उसके कामों में 4 चांद लगा रहे हैं। तो ऐसे अफसरों की ज़रूरत उत्तर प्रदेश को हमेशा रही है। तो हम कामना करेंगे कि वो जहाँ भी रहें अपने अच्छे कामों से ऐसे ही गरीबों की और परेशान लोगों की मदद करते रहें और पुलिस का नाम रोशन करते रहें। यूपी में मंत्री की जो कुर्सी है वो किसी सपने से कम नहीं है। और ख़ास तौर से जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो भाजपा में, कि जब सुगबुगाहट शुरू होती है तो उसको मैच्योर होने में 6-6 महीना, 1-1 साल, 2-2 साल लग जाता है। और लोग उम्मीद में रहते हैं कि अब खाना पकेगा, अब खाने को मिलेगा। तो लाल बत्ती की जो महिमा है उसकी आहट उत्तर प्रदेश में फिर से सुनाई पड़ रही है। लेकिन विधान परिषद की 4 सीटों का जब तक ऐलान हो नहीं जाता उनके नामों का, तब तक ये कहा जा सकता है कि अभी लाल बत्ती दूर है। माना जा रहा है कि भाई बहन के प्रेम के अटूट बंधन के बाद कुछ लोगों को लाल बत्ती का सुख मिलेगा रक्षाबंधन के बाद। संगठन कुछ नए चेहरों को मौका देगा, कुछ सहयोगियों को भी सेट करना है। अब सहयोगियों में निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद की इस समय 10 उंगली घी में नज़र आती है। अपना दल के जो प्रमुख हैं अनुप्रिया पटेल, उनके पति जो एमएलसी हैं आशीष पटेल, उनकी भी मंत्रिमंडल में आने की संभावना है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जो बीजेपी के नेताओं की बैठक चली, उसमें माना जा रहा है कि अब रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 100 दिन के लगभग उत्तर प्रदेश में बचा है चुनाव का। लेकिन मंत्री पद ऐसा होता है कि सुख 1 घंटा के लिए मिले तो न छोड़े नेता, विधायक जान दे दें उसके लिए। तो भाई अब सरकार तो इस बात को समझती है, खूब समझती है, लेकिन जो नाम चर्चा में हैं उनको लेकर तमाम सारी अटकलें हैं। सबसे पहले बात आई कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को सरकार में एडजस्ट किया जाएगा, उनको एमएलसी भी बनाया जा सकता है। कई बार उनके नाम कहीं कोई राज्यपाल के लिए उड़ा देता है, कहीं कोई राज्यसभा के लिए उड़ा देता है, और हर बार वो फिर वही खाली हाथ। उसके बाद बात आती है जितिन प्रसाद की कि भाई कांग्रेस छोड़कर आए, उनको भी बनाना है। फिर विद्यासागर सोनकर जो 2-2, 3-3 बार सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, बीजेपी के बड़े थिंक टैंक में हैं,
और उनकी जातिगत समीकरण के हिसाब से फिट होते हैं उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से एमएलसी बने अरविंद शर्मा जी का भी नाम चर्चा में रहता है कि वो भी मंत्री बनेंगे, बनना भी चाहिए। नौकरी का बहुत बड़ा त्याग कर कर वो उत्तर प्रदेश में आए हैं। अभी तो चाहते तो पीएमओ में रहते, अभी भी उनकी नौकरी चलती रही थी, उनकी 22 तक नौकरी थी। रामचंद्र प्रधान, हीरा ठाकुर, सोमेन तोमर, तेजपाल नागर, तमाम सारे नाम चर्चा में हैं। लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि वो ब्राह्मण चेहरे को कौन कौन से उनको आगे लावे। इसको लेकर पेच फंसा है। ये पेच जब ये एमएलसी के नाम आ जाएंगे तो अपने आप दूर हो जाएगा। बीजेपी हर हाल में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना चाहती है। वो दलित को भी, ब्राह्मण को भी, ओबीसी को भी, सबको साथ लेकर चलना चाहती है। इसीलिए वो किसी को मंत्रिमंडल से अब तक हटाने की बात नहीं कर पाई है, ना तो कोई इस पर चर्चा है, चाहे वो 70 का हो चाहे 75 साल का हो। अब वो रिस्क लेने की स्थिति में पार्टी है नहीं। भाई हर बार लहर उठती है और ठंडी हो जाती है। देखिए अभी तो पहले ये 4 नाम वो लाए, उसके बाद फिर मंत्रिमंडल के नाम तय करने में कितनी सिर फुटअव्वल होगी। बीजेपी में कोई इतना आसान नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, आप पद पा जाइए, कोई एमएलसी बन जाए, एमपी बन जाए, सांसद बन जाए। बड़ा मंथन होता है। यूपी में जब से बीजेपी सरकार आई है उसने कहा कि हमने तबादला उद्योग खत्म कर दिया, हमारी नीति पारदर्शी है, भ्रष्टाचार मुक्त है। लेकिन जब 5वें साल में सरकार चल रही है तो कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे सामने आते हैं जो इन सब दावों पर सवाल खड़े करते हैं। पुलिस महकमे में ट्रांसफर पोस्टिंग की पोल खोलते हैं। यूपी में आईपीएस अफसरों के ग्रुप में एक चैट ने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तबादला पोस्टिंग की खबर पहले से लीक रहती है, कौन अफसर कहाँ जा रहा है इसकी जानकारी रहती है, और ये सब बाकायदा आईपीएस अफसर के ग्रुप में हुआ है, कोई साधारण आदमी के नहीं। मामला पूर्वांचल से एक आईपीएस अफसर के व्हाट्सएप चैट मैसेज का है जो खूब वायरल हो रहा है, और इसमें सरकार की पारदर्शी नीति की खूब धज्जियां उड़ी हैं। आईपीएस अफसर के जो ग्रुप है इसमें वरिष्ठों की किस तरह से खिल्ली उड़ाई जा रही है ये भी आप देख सकते हैं। तो जो सरकार कहती थी कि हमारे यहाँ तबादला पोस्टिंग में कोई उंगली नहीं खड़ा कर सकता, उस सरकार में आईपीएस अफसरों के ग्रुप में खुलेआम बातें हो रही, चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि जहां से ये मैसेज लीक हुआ था उन्होंने इस पर खेद व्यक्त किया और अपने बच्चे द्वारा गलती से इस ग्रुप में सब बातें पोस्ट होने की बात कही जा रही है। लेकिन जब बात निकल गई तो वो दूर तक जाएगी। धुआं कहाँ से निकला जब आगे नहीं थी। तो ये हर कोई उत्तर प्रदेश में जानता है कि तुम लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। और ये जो छुप छुप कर खेल होते हैं वो कितने पारदर्शी होते हैं ये भी लोगों को इस बात का एहसास होता है, इस पर चर्चा होती है। पावर कॉरिडोर में, सत्ता के गलियारों में, पुलिस महकमे में इस व्हाट्सएप वायरल मैसेज की बड़ी चर्चा है कि भाई कैसे पोस्टिंग होती है और वरिष्ठ अफसरों को मुख्यमंत्री ने कब कब डांटा और किस अफसर को कहां भेजने की तैयारी हो रही है। जो अपने कॉलर ऊंचा करके दूसरों को हर काम में रोज आए दिन जेल भेजते हैं, उस पुलिस महकमे के शीर्ष अफसरों की जो पोस्टिंग है वो कैसे होती है, इस बात का खुलासा इस मैसेज में हुआ है। सरकार गोपनीय जांच करावे या खुली जांच करावे, जनता के सामने सब आ चुका है। सरकार कार्रवाई करे या ना करे इससे कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता। यूपी में इससे पहले भी मामले आए कि आईएएस अफसरों की पोस्टिंग में जुगाड़ चलता है। अब आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग के जुगाड़ का खुलासा उनके ही विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। जो खबरें मीडिया को रात के 2 बजे 3 बजे पता चलती हैं वो खबरें पुलिस के अफसरों को 2 दिन पहले पता रहती हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, किसको कमिश्नरेट मिलेगा, कौन कमिश्नरेट से हटाया जाएगा। तो हर तबादले और हर लिस्ट का एक खेल निराला है।
यूपी में जो आईपीएस अफसर ईमानदार हैं, जिनकी पारदर्शी कार्यशैली थी, उनको तो एक एक करके किनारे लगा दिया गया। कई सारे नाम हैं, नाम लेना ठीक नहीं, वो निशाने पे आ जाएंगे। लेकिन जो जुगाड़ वाले लोग हैं वो कभी जिले में पहुंच जाते हैं, कभी रेंज में, कभी जोन में, कभी कमिश्नरेट में। क्या सिस्टम है? 4 दिन पहले, 1 महीना पहले कोई किसी आरोप में हटता है और उसके बाद पट से वो बड़ा जिला पा जाता है, बड़ा रेंज, बड़ा जोन। तो कुछ ना कुछ तो खेल है। पुलिस एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर सबकी निगाह होती है, चाहे सिपाही हो, चाहे आईपीएस अफसर हो। आम आदमी को वो हमेशा प्रभावित करता है। उसकी कार्यशैली भी देर सवेर सबके सामने जग जाहिर हो जाती है। तो कौन अफसर कैसा है, इसके बारे में प्रदेश में बहुत सारे अधिकांश लोग जानते हैं। उसके बावजूद सरकार उनको पोस्ट करती है। क्यों? क्योंकि भाई उनका कुछ जुगाड़ होगा। तो जो अफसर जिले में गलती करता है और जिसके कारण उसको हटाया जाता है, निलंबन होता है, उसी में आखिर कुछ दिनों बाद ऐसे कौन से गुण आ जाते हैं कि उसको और बड़ी पोस्टिंग मिल जाती है। जो जानकार हैं वो मानते हैं कि सब का दाता एक है और वही काम चलाता है। तो पुलिस महकमे में सेटिंग गेटिंग का फार्मूला ऐसा है कि वो कई बार सार्वजनिक होने पर किरकिरी का कारण बन जाता है, सरकार की परेशानी का सबब बन जाता है। लेकिन जो शीर्ष पर बैठे हैं उन्हें पता है कि लोग थोड़े दिन चर्चा करेंगे, फिर बात खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि न हर चले न कर चले कुदारी, और बैठे भोजन दिए त्रिपुरारी। तो सब कुछ पहले के ही जैसा चल रहा है या कुछ बदला है, ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।